आप कैसे अपने मंजिल तक पहुंच गए? हम जिंदगी में चीज़ों सामानों से ज़्यादा मज़ा आपको अनुभवों में आता है। आपने एक टिप तो दे ही दिया है हमें कि रिश्ते बनाए रखें, वो आपके कठिन समय में बड़े काम आते हैं। आप दूसरी शिक्षा तो इतना ही है कि लगे रहना है। हाँ, हार नहीं मानी। टेक्नोलॉजी पॉलिसी मेकिंग में या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को और इजी बनाने के लिए या फिर फिनेंस में कैसे हेल्प कर सकती है? एक कम्युनिटी तो वो है जो इसको बना रही है, डेवलप कर रही है, जो इंजीनियर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, और दूसरी कम्युनिटी वो है जो उसको यूज़ कर रही है। तो क्यों नहीं स्मार्ट एआई इनेबल्ड ट्रैफिक लाइट हो, तो वो सेंसर करे जब वहाँ भीड़ ज़्यादा है तो लाइट काम करे, वरना केवल येलो ब्लिंक करे, यू जस्ट सी। तो एआई क्या कर सकता है, अपने इंटेलिजेंस, अपनी रीजनिंग को यूज़ करके। हाँ, मैं एआई को सबसे पहले इसी रूप में देखता हूँ कि किन प्रॉब्लम्स को एआई सॉल्व करेगा। मेरे वर्क लाइफ में और पर्सनल लाइफ में एआई किन चीज़ों को आसान बनाया, कितना ज़बरदस्त है। टैगलाइन कितनी अच्छी है कि लाइन, ऑनलाइन, नो लाइन। यहाँ से स्ट्रगल्स के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सॉल्यूशंस दे रहा है एआई। हर एक फील्ड में सॉल्यूशंस हैं एआई। सो व्हाट डू यू थिंक कि पॉलिसी मेकिंग में एआई की हेल्प ली जा सकती है? बिकॉज एआई इज नॉट दैट इमोशनल। उसमें एआई अलग अलग तरह की जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं, उनको किस तरह से कंबाइन करके एनालाइज करता है। तो पॉजिटिविटी जो है वो एक मूल मंत्र जो है उसने आपको जिंदगी भर थामे रखा। नैया पे सवार सम अप द होल एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ इन जस्ट 3 words that it goes on. जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। और आज चिरागे महफिल हैं मिस्टर हरीश लट्टा। बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व है इनका। ये डायरेक्टर फिनेंस हैं, इसके अलावा सीएफओ जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, और इनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ के तो क्या कहने, पॉलिसी मेकिंग फॉर गवर्नमेंट, इसके अलावा अकाउंट्स, कम्युनिकेशन, इनके पास 18 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा इन्होंने NIFM से MBA किया हुआ है, IIMC से PG डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म किया हुआ है, और बहुत सालों से गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, बहुत ऊंचे पदों पर आसीन रहे हैं, की डेजिग्नेशंस पोजीशन संभाली हैं इन्होंने गवर्नमेंट की, और आज हमारे अचीवर पॉडकास्ट में आए हैं। थैंक यू सो मच हमारे इस पॉडकास्ट का पार्ट बनने के लिए। नमस्कार, और शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए, और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जब मैं आपका इंट्रोडक्शन पढ़ रही थी कि आपने बहुत सारे वेरीड फील्ड्स में काम किया है, जिसमें मीडिया एक बहुत बड़ा पार्ट रहा, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज तो थ्रू आउट और अभी भी चल रही हैं, और जिसमें ऐसा लग रहा है कि आपने सब अपने मन का किया और फिर आपका मन जहाँ पे लेकर गया, ऐसा कुछ प्लान नहीं था, और जहाँ पे मन लेता जा गया और वहाँ पे आप चलते जाते गए। मीन्स देखिए, ये संयोग ही था। अच्छा। मैंने जब 10th किया उसके बाद ये सोचना था कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि उस वक्त 10th में ही अपन सब्जेक्ट चूज़ किया करते थे। 93 की बात है। तो फिर मैंने, चूँकि पिताजी डॉक्टर थे, तो और पढ़ने वाले बच्चे साइंस ही लिया करते थे, अदर मैथ्स और बायोलॉजी। हाँ। तो इस रूप में मैंने बायोलॉजी लिया, और 12th मैंने 11th और 12th बायोलॉजी से किया। और वो एक अच्छा फील्ड था, आज मानता हूँ एक बहुत नोबल प्रोफेशन है डॉक्टर्स। लेकिन मुझे थोड़ा पर्सनली हॉस्पिटल वगैरह में जब मैं जाता हूँ तो मीन्स ब्लड देख के, या जो पेशेंट्स को मैं देखता हूँ, रोगियों को, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी मुझे ऐसी फील होती है पर्सनली। हैप्पी वाइब नहीं होती, हैप्पी वाइब्स नहीं होती इन अदर वर्ड्स। तो आई कुड नॉट कंटिन्यू इन दैट फील्ड। तो मैंने सोचा क्या किया जाए, और मेरे बड़े भैया चार्ट अकाउंटेंट हैं। अच्छा। तो उनके पास कॉमर्स था। तो मैंने फिर कॉमर्स लिया। अच्छा। और मैं बीकॉम कर रहा था, और बीकॉम करते करते तब भी मुझे क्लिक इस तरह से नहीं किया कि मुझे कॉमर्स में आगे कंटिन्यू करना है। और पढ़ने में ठीक थे, यूनिवर्सिटी में रैंक थी, बाकी भी ठीक ठाक जगह आते थे। लेकिन फिर उन्हीं सालों में मुझे लगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एक अच्छा ऑप्शन है। और एक कारण तो उसका देखिए बहुत ये रहता है कि जो बाल मन है उस पर समाज में किनका रुतबा है, किनका प्रभाव है, बहुत बड़ा आज भी है। उस जमाने से आज तक ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो जलवा है वो खत्म ही नहीं हो रहा, कभी नहीं होगा। हमारे एक मिलने वाले थे, वो इन्हीं सर्विसेज में थे। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, देन आई एस्पायर्ड फॉर दैट। तो कहने का मतलब ये है कि
ये आज से करीब 30 साल पुरानी बात है, 25 साल पुरानी बात है। उन वक्त जब मैं छोटे कस्बों में और गाँव में ही पला बड़ा हूँ, तो करियर प्रोग्रेशन का ऐसा कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं हुआ करता था। तो इस रूप में मीन्स जैसा हुआ, ज़िंदगी जैसी रही, वैसे हम उसके साथ बहते रहे, उसका आनंद लेते रहे, और फाइनली आई मीन्स ट्राइड फॉर सिविल सर्विसेज एंड प्रेजेंटली मैं आपके सामने हूँ। तो बहुत इम्प्रेशनेबल माइंड होता है उस एज में, और ऐसा लगता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, और आप अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छे भी थे। फिर कैसे आपने बिल्कुल ऐसे अर्जुन की जो मछली की आंख होते हैं ना, उस पर निशाना लगाया अर्जुन की तरह आपने, क्योंकि कितने सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, और जब आपने डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बना तब तो फिर उसके लिए बहुत सारे फील्ड्स खुल गए, और आपने IIMC से मीडिया में भी एक PG डिप्लोमा लिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो बहुत ही आई वुड से अट्रैक्टिव होता है, और उस वक्त काफ़ी इमर्जिंग भी था जी। तो फिर आप भटके कैसे नहीं, आप कैसे अपने मंजिल तक पहुंच गए? देखिए, पहली बात तो ये थी कि मेरा पहला प्रेम, पहला प्यार सिविल सर्विसेज था। अच्छा। तो मैंने 98 में ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद मैंने अगले ही महीने अपना बस्ता उठाया अकेले, अच्छा, और बैग लेके दिल्ली चला गया, है ना। ओके। और वहीं और उस जमाने में ऐसा करना तो मतलब थोड़ा सा रिबेलियस माना जाता था मेरे ख्याल से। हाँ, बट मैं इस मामले में अपने आप को लकी मानूंगा कि मेरे परिवार ने, माता पिता ने हमेशा मुझे फुल सपोर्ट किया। तभी आप देखेंगे कि मैंने अलग अलग राहें ली, तो मुझे रोका नहीं, और आई एम थैंकफुल टू देम। और देखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ज़िंदगी में अनुभव लें, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी में चीज़ों, सामानों से ज़्यादा मज़ा आपको अनुभवों में आता है। और एक फ़ायदा ये भी है कि मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ डाले हैं, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, मीडिया भी बाद में, और तो उसका, उन तजुर्बों का फ़ायदा मुझे अब अपनी पब्लिक सर्विस के दरमियान काफ़ी मिलता है। तो मैं दिल्ली गया तैयारी करने, और सीधा ही ग्रेजुएशन के बाद IAS की तैयारी करने दिल्ली चला गया। कुछ समय मैंने तैयारी की, अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढा, और वहीं रेजिडेंस ढूंढा, कहाँ हॉस्टल में रहना था, रूम लेके रहना था, किनके साथ रहना था। और फिर क्या करते थे, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था फैमिली से? हाँ, फुल। अच्छा, उसमें तो देखिए, क्या बात है। बहुत उनके सपोर्ट की बदौलत ही मैं आज यहाँ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब जर्नी शुरू की, लेकिन पॉइंट ये है कि कुछ समय बाद मुझे लगा कि ये बहुत पहाड़ सा लक्ष्य है। बिल्कुल। और मुझे मीन्स मेंटोरशिप कोई प्रॉपर नहीं मिली वहाँ पे, और उस तरह से तो कुछ समय बाद ऐसा निकला कि एस्केपिज्म थोड़ा आ गया। अच्छा। तो मुझे जो एग्ज़ाम देना था, अटैम्प्ट होते हैं, हर साल एग्ज़ाम होते हैं, मैंने कहा ये अटैम्प्ट नहीं देंगे, अपन अगले साल का अटैम्प्ट देंगे, 1 साल बाद पूरी तैयारी से देंगे, और पहली बार में क्रैक करेंगे। अच्छा। तो वैसा हो नहीं पाया, एंड आई इवन डिड नॉट अपीयर वंस। और फिर कुछ ऐसी चीज़ें चलती रही, तो डिप्रेशन का कुछ समय एक तरह से आ गया। तो पढ़ाई लिखाई, आपको पता था कि ये डिप्रेशन है? उस वक्त उस पर ऐसी बात नहीं होती थी जैसे आज होती है ना, कि डिप्रेशन है या इमोशनल डाउन है। हम डाउन थे, पर डिप्रेशन जैसा शब्द में कहीं चर्चा नहीं होती थी। तो क्या किया आपने वहाँ से ऐसे फेज से निकलने के लिए, क्या किया आपने? देखिए, कुछ महीने तो मैंने एक लंबा समय ऐसे ही निकाला। तो मैं क्या करता था, दोस्तों के साथ चेस खेलता था खूब। अच्छा। खूब किताबें पढ़ता था, जो मेरा आज भी शौक है। दरियागंज में नई सड़क या सब कुछ हुआ करती थी, यहाँ 10-10 रुपए में आपको किताबें मिला करती थी। अच्छा। ना, फेमस प्रकाशन की सेकंड हैंड बुक्स आज भी मेरे पास रखी हैं। अच्छा। तो मेरा टारगेट होता था एक दिन में एक किताब खत्म करना है। ओहो, क्या बात है। NSC में ड्रामा देखने जाता था, और साउथ दिल्ली से नॉर्थ दिल्ली मूवी देखने जाता था, और लॉन्ग वॉक पे जाता था, रेडियो खूब सुना करता था। क्या बात है। इस तरह से मैंने अपने आप को बिजी रखा, और समय निकलता गया। आई वेटेड फॉर राइट टाइम, एंड आई वुड से कि उस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, आज भी हम काफ़ी देखते हैं बच्चे डिप्रेशन में आते हैं, और कई सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज मैं देखता हूँ, और ऑडियंस से कहना भी चाहता हूँ, कि फैमिली सपोर्ट इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। और एक और बात है कि ज़िंदगी को पहाड़ सा ना बनाएं, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो एक शेर अब मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने दोस्तों से, और मुझे पसंद भी है कि मुझे पतझड़ों की कहानियाँ न सुना सुना के उदास कर, नए मौसमों का पता बता, जो गुजर गया सो गुजर गया। वाह वाह वाह। तो लकीली समय, देखिए कोई समय हमेशा वैसा नहीं रहता है ना, समय बदलता है, हमें उसको वक्त देना चाहिए बदलने के लिए। मेरा भी वक्त सही आया, एंड इसी बीच IIMC एक माध्यम बना, जरिया बना। JNU मेरे एक मित्र थे, अच्छा। उनके साथ ही मैं IIMC गया था, वहाँ पे उनके एक मित्र पढ़ा करते थे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, भारतीय जनसंचार संस्थान, मीडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल। तो मैं उनसे मिलने गया, और JNU भी दिल्ली में, JNU की एक अलग वाइब हुआ करती थी, बहुत, अभी भी है। उसकी बात भी करेंगे तो अलग आप नॉस्टैल्जिया, अलग फील में चले जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि जस्ट पिछले ही साल मैं किसी शासकीय काम से दिल्ली गया था। अच्छा। तो 20-22 साल बाद मैं JNU जाके आया था। तो वहाँ दोस्तों ने गंगा ढाबे पे कुछ
महफिल जमाई, पुराने दिनों को याद किया। बहुत अच्छी बात। तो यहाँ एक बात ये भी है कि संबंधों को जीना बहुत ज़रूरी है ना? और एक हार्वर्ड की स्टडी भी कहती है कि जो संबंध जिनके सबसे अच्छे हैं, बिल्कुल, वो बहुत लंबा जीते हैं, सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, मेंटली दे आर वेरी स्टेबल। तो ये डिप्रेशन से भी जुड़ा हुआ है। तो वही संबंध सारे। तो फिर मैंने उसका एग्ज़ाम दिया, रिटन एग्ज़ाम, और फिर इंटरव्यू दिया, एंड आई गॉट सेलेक्टेड। परिवार का उस वक्त ये कहना था कि नहीं, तुम ना जाओ इसमें, क्योंकि तुम्हारा टारगेट कुछ और है, तो देख लो एक बार। लेकिन जब मैंने बताया कि एक अच्छा सुअवसर आया, क्योंकि ज़िंदगी में कई बार अवसर दस्तक देते हैं, है ना, तो ये अच्छा मौका था उस बुरे समय से निकलने का। देन आई डिड दैट कोर्स मास कम्युनिकेशन, और आई डिड माई इंटर्नशिप इन ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन। थ्रू इंटरव्यू आई गॉट सेलेक्टेड फॉर इंटर्नशिप इन जी न्यूज़, आज तक, और उनमें मैंने कुछ समय इंटर्नशिप की काम किया। और ये कोर्स करने के बाद कुछ वक्त मैं मीडिया में रहा, ETV राजस्थान में, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में। और क्योंकि मेरा पहला प्रेम सिविल सर्विसेज ही था, तो अगेन मैंने अपना RS का एग्ज़ाम दिया 2003 में, और वो साइकिल 2006 में पूरा हुआ, और सिंस 2006 आई एम इन स्टेट फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस। क्या बात है, बहुत अच्छी जर्नी रही। लेकिन हम थोड़ी सी बिहाइंड द सीन बात करने वाले हैं। आप जब दिल्ली में रहे, JNU का वाइब, या IIMC में पढ़ाई, या फिर आपके स्ट्रगल डेज, आपके डिप्रेशन के डेज, जब आपने खूब दिल्ली की खाक छानी, बिल्कुल ठीक है, वो जो दिन थे, उनमें कुछ ऐसी 2-3 बातें जो आपके लिए बिल्कुल ऐसे दिल तोड़ने वाली थी, और 2-3 बातें जो आपके दिल को फिर जोड़ने वाली थी, वो कौन सी होंगी, जो हमारे व्यूअर्स को एक्चुअली, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे बैठे हुए हैं तब ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लीव योर फैमिली, गोइंग आउट इन डिफरेंट सिटी एंड एस्टैब्लिशिंग योर सेल्फ। ऐसा लगता है पूरी दुनिया, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे बहुत डर लगता है अकेले सर्वाइव करने से, अकेले जाने से। सो व्हाट आर दोज 2-3 थिंग्स which were your strengths, right, and 2-3 experiences or incidents जब आपको लगा कि नहीं, अब तो वापस जाना हूँ? राइट, जैसे पहले मैं बताऊँ कि किन चीज़ों ने निराश किया उस वक्त, या क्या चीज़ें थोड़ी खटकती थीं या जो चुभती थीं कि तो एक चीज़ जैसे ये थी कि जिन लोगों ने आपके नोट्स पढ़ के पढ़ाई की, जो मेरे रूममेट भी रहा करते थे, उन्होंने वो एग्ज़ाम दिया, और मैंने तो वो एग्ज़ाम भी नहीं दिया और निकल भी नहीं पाया, और वो सेलेक्ट हो गए और वो बन गए। उस वक्त ज़रूर लगता था कि मैं उनका बहुत भला चाहता हूँ, मेरे अच्छे दोस्त हैं आज भी, लेकिन पर्सनली आपको लगता है जब आप कंपेयर करते हैं। एज वेल, मैं जब यहाँ BCom में पढ़ता था या स्कूल में 12th में पढ़ता था, तब आई वॉज अ टॉपर, और जो मुझसे पीछे थे वो सब जहाँ जहाँ जाना चाहते थे, चाहे एकेडमिक्स हो, क्योंकि मुझे 98 से 2006 8 साल लगे अपने मंजिल पे फाइनली पहुँचने में, लेकिन वो 8 सालों में कहीं से कहीं पहुँच गए, है ना। तो उसका भी मुझे एक शेर ऐसे याद आता है कि कैसे कैसे लोग थे जो ऐसे वैसे हो गए, जो ऐसे वैसे लोग थे न जाने कैसे कैसे हो गए। तो ये चीज़ें मुझे अपने लेवल पे कि मुझे भी वो करना है, और स्पेशली मेरे लिए तो करना ही है, मेरे परिवार के लिए भी करना है, जिनका मुझ पे इतना भरोसा है। तो यहीं वो स्ट्रेंथ आती है कि माता पिता और मेरे बड़े भैया ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया, एज वेल एज कुछ टीचर्स और फ्रेंड्स जो वहाँ बने, उनको लगा कि नहीं तुम ये कर सकते हो, तो उनका साथ भी मुझे आज याद आता है, तो उनको भी मैं थैंक्स कहता हूँ। तो आपने एक टिप तो दे ही दिया है हमें कि रिश्ते बनाए रखें, वो आपके कठिन समय में बड़े काम आते हैं, आपको इमोशनली सपोर्ट करते हैं। फैमिली रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, माँ बाप का साथ, सिबलिंग्स का साथ। एक दूसरी शिक्षा जो यहाँ तक की जर्नी में आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे, वो कौन सी होगी? दूसरी शिक्षा तो इतना ही है कि लगे रहना है, हाँ, हार नहीं माननी। हाँ, क्योंकि 98 में मैंने ग्रेजुएशन किया, और जिस तरह का एकेडमिक रिकॉर्ड था, मुझे बहुत जल्दी कुछ न कुछ बन जाना था, और मीन्स जो कहते हैं ना कि एक प्रॉपर जीवन शुरू कर देना चाहिए था। हाँ, 8 साल लग गए फिर भी, जबकि एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, सारा सपोर्ट भी था। तो लगे रहना ही एक तरीका है, हाँ, ना? कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से पहुंचता है, तो 2 चीज़ों से मिलकर आपका जीवन जनरली बन पाता है, आपकी मेहनत और आपकी किस्मत, प्रारब्ध। मैं यही पूछने वाली थी कि किस्मत को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी, और मेहनत को? पलड़ा किसका भारी है? समय समय पे चेंज होता रहता है, चेंज हो जाता है, मगर दोनों का अपना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ज़िंदगी में, है ना? और एक चीज़ और है इन दोनों के अलावा, वो है चरित्र, कैरेक्टर। राइट। तो मुझे लगता है इन तीनों चीज़ों से मिलके आप वो बनते हैं जो आप हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं आपके करंट रोल की। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा
एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं गलतियों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें केवल आपके हाथ में होता है प्रॉपर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें क्या होने वाला है क्या नहीं होगा, रिएक्शंस एंड उसका प्रोसेस, वो सारा पब्लिक के हाथ में है। तो what are the struggles and how does it help you, your experiences, your पढ़ाई, आप कैलिफोर्निया में भी गए, आपने वहाँ पे भी पढ़ाई करी, ये सारी जो एजुकेशन है, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो आज आपके प्रोफेशन में किस तरह से हेल्पफुल हुए हैं? देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो आपका सिटी बसेस आती हैं, है ना, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो मेट्रो ट्रेन से वो आती हैं, प्राइवेट बस सिस्टम सब आता है, और जो ऑटो रिक्शाज वगैरह ये सब आते हैं। तो एक तो क्या है, ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग लास्ट 30-40 ईयर्स काफ़ी ग्रो किया है इन सब ने, और जिस तरह से पब्लिक की पर्सपेक्टिव है, पब्लिक की डिमांड्स हैं, उस हिसाब से गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को चेंज भी करती हैं जी। एक और चीज़ जो है कि इसमें जो बेस्ट टेक्नोक्रेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फाइनेंस ऑफिसर्स हैं, लॉ ऑफिसर्स हैं, वो सब मिलके प्लान करते हैं। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, कि जो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के तरीके हैं, मोड्स हैं, उनमें कैसे कोहेरेंस रहे आपस में, कनेक्टिविटी रहे, यस, उन सब में कि आप एक जैसा, अभी इस मामले में हम थोड़े डेवलपिंग स्टेज में हैं। आप विदेशों में देखेंगे, आप जापान में देखेंगे, सिंगापुर, हांगकांग या लॉस एंजलिस में देखेंगे, तो फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी और अलग अलग माध्यमों में आपस में तालमेल, यानी आप सिंगापुर में देखेंगे तो लोग बहुत कम अपना पर्सनल टैक्सी या पर्सनल व्हीकल ओन करते हैं। क्या बात है। आप होटल से निकलेंगे, टूरिस्ट हैं तो, या अगर आप वहाँ रहते हैं तो अपने घर से निकलेंगे, थोड़ा सा वॉक करेंगे, आपको कोई ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, एक सिंगल मोबिलिटी कार्ड आप यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करके आप नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन पे जाएंगे और अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। हाँ, और ऐसा कर भी रहे हैं। जयपुर अगर बात करें कि मेट्रो रेल जो है, वो दिल्ली मेट्रो रेल में तो आई हैव हर्ड दैट दे हैव इशूड वन कार्ड, एंड दिस कार्ड इज यूज्ड एवरीवेयर फॉर फेयर। NCMC कंसेप्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ओके, हम लोग भी उस पे अभी नेसेंट स्टेज पे प्रयास कर रहे हैं कि उसको आगे बढ़ाएं। ओके, तो इस रूप में मीन्स पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में गवर्नमेंट का लगातार फोकस रहता है कि हम कैसे बेटर मीन्स सेफ और पोल्यूशन फ्री और क्विक, फास्ट बट अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन का तरीका पब्लिक को प्रोवाइड कराएं। राइट, तो ये तो आपने बता दिया कि क्या करना चाहती है गवर्नमेंट और क्या करना चाहिए। कौन कौन सी स्ट्रगल्स हैं जो सबसे ज़्यादा आती हैं और आपको लगता है कि ये, कई बार आपको लगता ही होगा कि मैं कहाँ फंस गया? ऐसा लगता है, कई बार लगता है, लेकिन इसका खुलासा करना तो ठीक नहीं रहेगा क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन जब ऐसा लगता है तो क्या चीज़ ताकत देती है? हम ये सोचते हैं कि हम पब्लिक सर्विस में आए क्यों हैं, है ना? क्योंकि दो तरह से काम हमारा होता है। हम अपना करियर जब चूज़ करते हैं, एक तो हम खुद अपना काम अपने लिए कुछ करना चाहें, है ना, हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहें, है ना, और हम अपनी फैक्ट्री लगाना चाहें, है ना, हम अपनी शॉप या शोरूम लगाना चाहें, जी। तो उसमें है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज तो ऑब्जेक्टिव, है ना। अब मैं अपनी बड़ी कंपनी बनाऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना मेरा उद्देश्य रहेगा। लेकिन जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में हैं या पब्लिक के किसी सर्विस में हैं तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसलिए मैंने कहा कि हम लोग अफोर्डेबल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो वी आर ए कमर्शियल एंटिटी, पर मुनाफा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो जब अभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में हूँ, इससे पहले मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में था, उससे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में था, तो फोकस रहता है कि जो बेनिफिशियरी हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के, उनको हमें सही तरीके से सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाना है जी। तो जब वो ऑब्जेक्टिव ध्यान में रहता है तो ऑब्वियसली वापस मोटिवेशन आ जाता है। राइट, अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, कि कैसे टेक्नोलॉजी पॉलिसी मेकिंग में, कैसे आप इमेजिन करते हैं कि टेक्नोलॉजी पॉलिसी मेकिंग में या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को और इजी बनाने के लिए या फिर फिनेंस में कैसे हेल्प कर सकती है? देखिए, आपका ये पॉडकास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है जी। तो मैं समझता हूँ उसकी दो तरह की कम्युनिटी हैं जो इससे पर्सपेक्टिव जिनका होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके या किसी भी टेक्नोलॉजी को लेके, है ना, चाहे ब्लॉकचेन हो और रोबोटिक्स हो, मशीन लर्निंग हो या कुछ भी हो। तो एक कम्युनिटी तो वो है जो इसको बना रही है, डेवलप कर रही है, जो इंजीनियर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, और दूसरी कम्युनिटी वो है जो इसको यूज़ कर रही है।
वो बहुत बड़ी कम्युनिटी जो इसके बेनिफिशियरी हैं, हाँ, वही beneficiary। अल्टीमेटली उन्हीं के लिए इसे बनाया जा रहा है। राइट। तो मैं चूँकि टेक्नोक्रेट नहीं हूँ, हाँ, तो मैं दूसरे वाले उसमें आता हूँ कि बेनिफिशियरीज वाले Yes, जो yes, सेगमेंटर्स में right। आते हैं। अब बेनिफिशियरी में भी दो तरह के हो सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल हो सकता है और एक गवर्नमेंट कंपनी या इंस्टीट्यूशंस हो सकते इंस्टीट्यूशन हो हैं। सकते गवर्नमेंट एज ए होल भी हो सकती है, गवर्नमेंट की कंपनीज, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, तो इस तरह से हो सकता है। अब मैं बहुत छोटे तरीके से अपनी बात अगर कहूँ तो हम एआई की ही बात करते हैं, तो एआई हमें कहाँ फ़ायदा पहुँचा सकता है। हम सब देखते हैं कि दिन में हमें कितनी बार स्पैम कॉल्स आते हैं। हाँ, आजकल डिजिटल अरेस्ट को हम काफ़ी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बिल्कुल। है ना। तो जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं या जो टेक कंपनीज़ हैं, क्यों नहीं इसको बहुत इजीली या बहुत तेज़ी से इस पे काम करें और स्पैम कॉल को डिटेक्ट करके रोका जाए। वहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है, इंडिविजुअल लेवल पे भी, गवर्नमेंट लेवल पे भी। आज ही आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक पेज का इश्तिहार निकाला है अच्छा, कि हम इन साइबर फ्रॉड से बचें, क्योंकि इन दिनों डिजिटल अरेस्ट के काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा केसेस। एक और चीज़ जो आज ही मैंने दिन में महसूस की, बेटी की पीटीएम में दिन में मैं गया था, अच्छा, और तो ऐसे कई सड़कों पे, कई रास्तों पे दिन के किसी स्पेसिफिक वक्त काफ़ी ट्रैफिक होता है। हाँ, बिल्कुल। जब बच्चे स्कूल से छूट रहे हैं हाँ, या स्कूल में जा रहे हैं, राइट। तो ट्रैफिक लाइट वहाँ दिन भर अगर चलेगी तो हमारा समय ज़ाया होगा। तो क्यों नहीं स्मार्ट एआई इनेबल्ड ट्रैफिक लाइट हो, ओके, तो वो सेंसर करे जब वहाँ भीड़ ज़्यादा है तो लाइट काम करे, वरना केवल येलो ब्लिंक करे, यू जस्ट सी एंड यू पास। अभी उत्सव का इन दिनों माहौल चल रहा है, नवरात्रि है, गरबे, बिल्कुल। तो शाम को किसी मेला ग्राउंड पे गरबा हो रहा है। हाँ, दिन भर वो सड़क खाली होगी, हाँ, लेकिन शाम को वहाँ हज़ारों लोग होंगे। जी जी जी। तो क्यों नहीं हमारा वो ट्रैफिक का जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसमें एआई सपोर्ट करे। तो इस रूप में एआई, जैसे छोटे छोटे एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। हाँ, बाकी आप देखें तो एज ए सिटीजन भी अगर पहली बार मैं देखूं उसके बारे में बात करूं, तो बहुत सी चीज़ें हैं जहां काम हम कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं हॉस्पिटल जाता हूं, तो अभी जो मेरी बीमारी का डायग्नोसिस है, वो बीमारी उसमें ज़्यादा फोकस करती है कि किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कैंसर है, या किसी को निमोनिया हुआ है। पर्सन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी उतना नहीं आगे बढ़ पाया है। इसको आप ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे एजुकेशन फील्ड में। हाँ, एक क्लास में कोचिंग इंस्टीट्यूट में 500 बच्चे बैठे हैं, हाँ, कम भी कर दें 100 बच्चे बैठे हैं जी। सभी बच्चे उसी स्पीड, उसी स्केल, उसी डेप्थ से नहीं पढ़ पाएंगे। नहीं। पढ़ाने वाला तो एक टीचर है। तो टेलर मेड कस्टमाइज्ड एजुकेशन में भी यही काम कर सकता है, और उस पर काम शुरू भी हो चुका है। ऐसे बहुत से फील्ड हैं। क्राउड मैनेजमेंट, नवरात्रों में अभी लोग मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं, तो वहाँ का क्राउड मैनेजमेंट एआई बेस्ड हो सकता है। और उसी क्राउड में हम क्राइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं कि अगर कोई अपराधी आया है जो वांछित है तो उसे पकड़ा जाए। राइट। एग्रीकल्चर फील्ड में आप देख सकते हैं, अब मैंने कल परसों ही पेपर में खबर पढ़ी थी कि केन्या के किसान ने एआई चैटबॉट को यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा दी। अच्छा। पेस्टिसाइड का छिड़काव कैसे करना है, ओके, टिड्डी दल का हमला कब होने वाला है, मौसम का पूर्वानुमान कैसे हो सकता है। ओके, है ना। मैं फाइनेंस का व्यक्ति हूँ, फाइनेंस की बात जैसे करूँ कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को लेकर, पर्सनल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, उस पर्सनल फाइनेंस के फील्ड में भी कितना कुछ किया जा सकता है। क्योंकि आजकल इशू क्या है, हर फील्ड में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, मतलब बहुत सारे विकल्प हैं। अच्छा, ऑप्शंस इतने सारे हैं, वी डू नॉट नो व्हाट टू चूज एंड हाउ टू यूज इट। यस, और सूचनाएं बहुत सारी है। हाँ, तो उनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनकर इतना मुश्किल हो जाता है हाँ, कि हम नॉलेज और विजडम तक पहुंच ही नहीं पाते। राइट। तो एआई क्या कर सकता है, अपने इंटेलिजेंस, अपनी रीजनिंग को यूज करके हमें वहाँ सब सपोर्ट कर सकता है। आप ट्रैवल इंडस्ट्री में ले लें, टूरिज्म के फील्ड में ले लें, मेरी हॉबी के लिए ले लें, मेरे एंटरटेनमेंट में इतने सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, अब उससे ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। जी जी जी। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहां हम लोग टेक्नोलॉजी को, एआई को यूज़ कर सकते हैं। राइट। और गवर्नमेंट की आप बात करें तो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज डिलीवरी हैं, चाहे वो मुफ्त दवा योजना हो, चाहे हमें कोई सड़क निर्माण करना हो, चाहे हमें आंगनबाड़ी में बच्चों को, छोटे बच्चों, महिलाओं को उनका देखभाल स्वास्थ्य की करनी हो, या पब्लिक हमारे जो ऑफिसेज हैं जहाँ हम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, तहसील में, कलेक्ट्रेट में, या अलग अलग ऑफिस में, रेवेन्यू ऑफिस में, उन सारे फील्ड में भी किस तरह से डिमांड लोगों की है, जैसे एक क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से उसके सॉल्यूशन से एआई निकाले। हाँ, मैं एआई को सबसे पहले इसी रूप में देखता हूँ कि किन प्रॉब्लम्स को एआई सॉल्व करेगा। मेरे वर्क लाइफ में और पर्सनल लाइफ में एआई किन चीज़ों को आसान बनाएगा और मेरी ज़िंदगी को कैसे बदलेगा पॉजिटिव सेंस में। इकोनॉमिक, सोशल क्या वैल्यू क्रिएट एआई करेगा, इस रूप में देखता हूँ। राइट। तो गवर्नमेंट में जो बताना चाह रहा था कि इवन स्टेट ऑफ राजस्थान ने
स्वयं और एक स्मार्ट, स्वतः और स्मार्ट नाम की 2 प्रोजेक्ट को लॉन्च भी किया था। तो देखिए कंसेप्ट कितना ज़बरदस्त है, टैगलाइन कितनी अच्छी है कि लाइन, ऑनलाइन, नो लाइन। ओके, लाइन, ऑनलाइन एंड नो लाइन। यस, जैसे आपको पेंशन, ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट देती है ना, वृद्धावस्था पेंशन देती है ना, जिनको ज़रूरत है इस तरह की चीज़ों की, या आप अपना मूल निवास बनाते हैं, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं, बहुत बेसिक उदाहरण या ले रहा हूँ मैं जो गाँव तक में भी काम आएगा। तो क्यों नहीं ऑटो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी हो, अच्छा, और उन्हें ऑटोमेटिक बेनिफिट मिल जाए। तो नो लाइन, कोई लाइन लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। यानी जैसे स्कूल में मीन्स बच्चे का एडमिशन होना है, तो जब उसका जन्म हुआ तो बर्थ प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बना है, उसी वक्त उसका डोमिसाइल और कास्ट प्रमाण पत्र साथ बन जाए। जैसे 60 साल की उम्र या 58 साल की उम्र पे हम वृद्धावस्था पेंशन देते हैं हमारा, तो क्यों नहीं जो हमारा डेटाबेस है गवर्नमेंट के पास है ना, उसमें जो 58 साल क्रॉस करता है उसकी एज लिमिट हो गई, उसकी जो फाइनेंशियल लिमिट्स हैं, इनकम है, वो डिटेल्स उसमें है, उसके कौन अर्निंग फैमिली मेंबर्स हैं उसकी डिटेल बाय द वे हमारे पास डेटा में है, तो ऑटोमेटिक उसे कोई अप्लाई नहीं करना है, अपडेट होता जा रहा है। अपडेट नहीं होगा तो स्वतः है वहाँ से उसका पेंशन पेमेंट ऑर्डर निकलेगा, और उसका बैंक अकाउंट भी हमारे पास जनधन का आधार से लिंक है, उसके बैंक अकाउंट में पेंशन चली जाए और उसको सूचना चली जाए। ओके, तो इतनी कनेक्टिविटी है दैट देयर आर नो गैप्स कि उसे अप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं, अप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं। सरकार की आदर्श या बेहतरीन सोच है। इससे हम देखिए एआई के लिए रॉ मटेरियल क्या है, डेटा। हाँ, तो जब ये सारा डेटा होगा, और आप देखेंगे पिछले 10-15 सालों में हमारी जो इकोनॉमी है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, डेटा है हमारे पास। बिल्कुल, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट्स हों, चाहे हमारे जनधन के खाते हों, चाहे आधार ने तस्वीर बदल दी थी, बिल्कुल। तो इन सब को हम यूज़ करते हुए, तो गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उस पर काफ़ी काम कर रही है। तो ज़रूरत क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, टेक एंटरप्रेन्योर्स और जो टेक कंपनीज हैं, वो इन सॉल्यूशंस के साथ आएँ और गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके हम इसे थोड़ा फास्ट कर पाएँ, हो तो रहा है, और स्केल भी बढ़ा पाएँ। राइट, मीन्स बहुत सी गुंजाइश है, फलक बहुत बड़ा है। आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई। अभी तक जब हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, तो हम ज़मीनी जो बेसिक फाउंडेशनल स्ट्रगल्स हैं उनके बारे में हमने बात नहीं करी थी, और यहाँ से स्ट्रगल्स के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सॉल्यूशंस दे रहा है एआई। हर एक फील्ड में सॉल्यूशंस हैं एआई के पास। सो व्हाट डू यू थिंक कि पॉलिसी मेकिंग में एआई की हेल्प ली जा सकती है? बिकॉज एआई इज़ नॉट दैट इमोशनल, एआई इज़ आर्टिफिशियल। तो पॉलिसी मेकिंग में, एज यू आर ऑलरेडी एन एक्सपर्ट, सो कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में एआई हेल्प कर सकता है? बिकॉज एआई इज़ नॉट EQ एक्सपर्ट, इमोशनल कोशेंट इतना नहीं है एआई में। राइट, तो कैसे हो सकता है? देखिए पॉलिसी मेकिंग हम कैसे करते हैं, पहले हम डेटा यूज़ करते हैं, हाँ, दूसरा हम एम्पिरिकल एविडेंसेस यूज़ करते हैं, अच्छा, है ना, कि अब तक की पॉलिसीज़ कैसी रही हैं, ओके, उसकी क्या एक्सपीरियंसेस हैं, हाँ, उनको हम क्या प्लस माइनस कर सकते हैं विद लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस एंड इनपुट्स फ्रॉम द बेनिफिशरीज, और उन लोगों से जो इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस तरह से हमारे पास ए सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है जी। उसमें एआई अलग अलग तरह की जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, हाँ, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, हाँ, उनको किस तरह से कंबाइन करके एनालाइज करता है, एनालाइज करके एक स्मार्ट रिजल्ट की तरफ हम बढ़ सकें, उस सारे डेटा एनालिटिक्स में, और उन एल्गोरिदम्स को किस तरह से एआई करके हमें एक बड़े समंदर से छोटे से कलश की तरफ ले आए। हाँ, और फिर उस कलश से चीज़ें निकालना, उन्हें यूज़ करना ना करना is the work of policy makers like you. Right. तो उसमें एक बात और कहूँगा कि एआई हमें सपोर्ट करेगा, हाँ, अंतिम निर्णय मानव मस्तिष्क का होगा, बिल्कुल, क्योंकि विल हैव टू अप्लाई योर माइंड टू कम एट एनी अप्रोप्रिएट कंक्लूजन। ओके, इस रूप में एआई काम हमें दे सकता है। राइट, सो एआई जो है वो बहुत सारी जगह, इनफैक्ट अभी तक हमने जब भी एआई के बारे में बात करी थी तो हमने उसकी एक रिस्क फैक्टर के बारे में भी बात करी थी। हमने कहा था कि एआई जो है वो जॉब्स ले रहा है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे हाथ में है, हम कितना उसे वो शक्ति दे रहे हैं, क्योंकि शक्ति हमारे हाथ में है। हमने एआई को क्रिएट किया है, हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट हो पाई है, तो शक्ति हमारे हाथ में है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस। नाउ इन दिस एपिसोड वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस एआई कैन गिव अस। सो व्हाट आर दोज 2-3 solutions you will put into the field of education?
मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सोशल मीडिया की वजह से आई वुड से, और जैसे कि आपने कहा था कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपने कुछ नाम भी दिया था उसे, जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। हाँ, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। तो वो जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से बहुत सारे लोग मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, और यहाँ से बात आती है एजुकेशन जो होती है वो इतनी ज़्यादा आई वुड से कि फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, ये दिक्कत हो सकती है, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप ये भी कर लो वो भी कर लो, और चौथी चीज़ जो है वो आप अपने आप को पूरे समंदर में आप एक बूंद की तरह पाते हो, और आप फिर अल्टीमेटली डिसाइड करते हो हमसे नहीं होगा। राइट। सो व्हाट आर 2-3 सॉल्यूशंस यू मे गिव अस टू द स्टूडेंट? देखिए, एक चीज़ तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसा मैंने पहले कहा था कि हर एक बच्चे की मेधा है ना, और उसका टैलेंट, उसकी क्षमताएं अलग अलग हैं। तो या उससे पहले से भी शुरू करें तो हम देखते हैं छोटे बच्चों पर बस्तों का अभी भी कितना बोझ है, होमवर्क का कितना बोझ है। तो मीन्स एजुकेशन थ्रू लर्निंग, उस फील्ड में मीन्स फिज़िकल, चाहे उनके लिए डिवाइसेस या उनके लिए टॉयज़ क्रिएट करने हों, चाहे कोई सॉफ्टवेयर सा कुछ क्रिएट करना हो, वर्चुअल कुछ क्रिएट करना हो, उस फील्ड में एआई अपना एक योगदान दे सकता है। फिर जो स्कूल में जब वो जाते हैं तो किस तरह से बस्तों का बोझ कम करके उनके एप्टीट्यूड के हिसाब से उन्हें लर्निंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जाएं। एक चीज़ ये हो सकती है। जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो देखिए, पढ़ाई ही सारा चीज़ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। तो वो किस में एक्सपर्ट हो सकते हैं, उनमें क्या गुण अंदर छुपे हुए हैं, उनकी ट्रेंड्स को देखते हुए प्रोजेक्शंस एआई अपने जो लगा सकता है, उनके स्वभाव या उनकी अब तक की प्रगति को देखते हुए, तो टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर उस तरह से भी, क्योंकि मुझे ही आप उदाहरण लीजिए, मैंने कितने तरह के करियर ऑप्शंस के दरवाजे खटखटाए थे, है ना। तो हो सकता है मैं अगर 6 साल या 8 साल पहले ही मुझे प्रॉपर मेंटरशिप मिल जाती तो आई वुड हैव डन समथिंग डिफरेंट। तो आई एम हैप्पी हियर। बट मेंटरशिप मिल सकती है एआई के, मेंटरशिप भी मिल सकती है। तो इन सब चीज़ों से मीन्स अगर कुछ कड़ी जोड़ी जाए तो बेहतर हम एक एजुकेशन वाला इन्वायरमेंट, एकेडमिक इन्वायरमेंट दे सकते हैं। और ऑब्वियसली स्कूल से निकलने के बाद असली चैलेंज शुरू होता है जब वो तय करते हैं कि अब उन्हें बनना क्या है। आप देखेंगे उस फील्ड में भी बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। आजकल बच्चे हार मान जाते हैं, 90-95% तो कुछ होती ही नहीं है। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। मुझे बहुत बुरा लगता है आजकल की जनरेशन के लिए कि इतना कंपटीशन है कि आप 100 मार्क्स नहीं ला रहे हो, आप 99-98 नहीं ला रहे हो, तो आपके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो डिप हो रहे हैं, विच इज़ सो रॉन्ग। यस, लेकिन ऐसा है नहीं है। तो टेक्नोलॉजी उसमें सपोर्ट कर सकती है, किसी बच्चे को आगे बढ़ने में हेल्प करने में, राइट, उसके करियर प्रोग्रेशन या करियर प्लानिंग में। हाँ, ओके। अब बात करते हैं आपकी पर्सनल जर्नी की। अगर बात करें कि अपार्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, अगर आप मीडिया के फील्ड में कुछ बनना चाहते तो वो क्या होता? एक्टर, हीरो, एंकर? हाँ, नहीं, बेसिकली मीडिया का फील्ड, यस, मीडिया का फील्ड तो जर्नलिज्म वाला फील्ड था। और सबसे पहले तो देखिए, हमें तैयार होना चाहिए किसी भी काम के लिए। अच्छा, है ना। सीधा ही आप पहले दिन ही जाके आपको टेलीविज़न के सामने या न्यूज़ चैनल में एंकर के रूप में नहीं बिठाया जाता, और बैठना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले आप डेस्क पे काम करते हैं, एडिटोरियल फील्ड में काम करते हैं, न्यूज़ की समझ क्रिएट करते हैं। तो कुछ साल आपको वो काम करना होता है, और उसके बाद ज्यों समय निकलता है आप अपने आप को तैयार करते हैं, और यू आर रेडी फॉर फील्ड जर्नलिज्म जो आप करस्पॉन्डेंट देखते हैं, और दूसरा फॉर स्टूडियो जर्नलिज्म, दोनों को मिक्स करके। बट एक बात ज़रूर है कि उसमें जो ग्लैमर है, हाँ, वो कई बार आपको अट्रैक्ट करता है, बहुत खींचता है। yes. आजकल की जनरेशन तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है मीडिया फील्ड से। इन्फ्लुएंसर्स हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, और वो भी एक बड़े तबके को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, अपनी बात पहुंचा पाते हैं। मीडिया है कि मास कम्युनिकेशन है, और मीडिया एक चौथा स्तंभ भी है लोकतंत्र का। जी। उस रूप में मीन्स काम करने को या उपलब्धियां पाने को या सोसाइटी को कुछ रिटर्न देने को, है ना, जब आपने इतना कुछ लिया है तो वहाँ भी काफ़ी गुंजाइश थी। तो एक एंकर के रूप में, एक अच्छे करस्पॉन्डेंट के रूप में, और मैं अपने आप को अगर वहाँ में होता तो सोचता हूँ एक कॉलमनिस्ट के रूप में भी शायद, कि समसामयिक विषय जो हैं, ऐसे विषय जो
देश को मत रहे हैं, सोसाइटी को जिस पे सोचना चाहिए, उन पे एक एक्सपर्ट कमेंट हम दे सकें, तो वो एक अच्छी पहुंच हो सकती थी। तो अभी तो आपके रिटायरमेंट में बहुत साल हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपने सोचा है कि आप एक कॉलमनिस्ट या फिर ब्लॉगर, यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? देखिए, ख्वाहिश तो बहुत है, हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हाँ, पर बकेट लिस्ट है कि रिटायरमेंट के बाद अपने आप को बिजी रखना है। जैसा मैंने कहा कि समाज को कुछ लौटाना भी है ना, तो उस रूप में ज़रूर सोशल सर्विस से जुड़ना चाहेंगे। तो दो चीज़ें रहेगी। देखिए, जब तक हम बिजी रहेंगे, मेंटली फिजिकल फिट रहेंगे, बिल्कुल। तो एक तो हम जो हमारी एक्सपर्टीज डेवलप हुई है उस रूप में समाज को कुछ लौटा पाएँ, प्लस जीवन का आनंद भी लेना है, मरुस्थली जीवन नहीं जीना है। तो उस रूप में भी चाहे वो ब्लॉगिंग कर पाएँ या कुछ कंटेंट क्रिएट कर पाएँ या कुछ लिख पाएँ, तो उस रूप में चलिए मान लेते हैं एक बार को कि आप ब्लॉग लिखना शुरू हो गए हैं और आपका इतने साल की जो सर्विस रही, तो वो जो पहला सब्जेक्ट जिसके ऊपर आप बहुत ही पैशनेट हैं टू टॉक अबाउट, वो कौन सा होगा? आपका पहला ब्लॉग किस सब्जेक्ट पे होगा? थोड़ा सा मुश्किल सवाल भी है और पता नहीं वो कब होगा, ब्लॉग या व्लॉग, लेकिन अगर होगा तो यही होगा कि एकांत अच्छा है। क्या बात है, एकांत अच्छा लगता है। और वही वो समय है, ये सॉलिट्यूड, जिसमें आप खुद से बात करते हैं, आपने अब तक क्या पाया, क्या खोया, उस पर विचार करते हैं और आने वाले कल के लिए अपने आप को और बेहतरी से तैयार करते हैं। ओके, सो ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है इतने सालों की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जिसने आपको झकझोर दिया कि ये तो नहीं होना चाहिए था? बीट करप्शन, जो हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि करप्शन है, मैं ये कह रही हूँ कि कौन सा मुद्दा आपको परेशान करता है? बीइंग इन द सर्विस यू हैव सीन इट फेस टू फेस, सो व्हाट इज वन थिंग व्हिच एक्चुअली ट्रबल्स यू? अपने थोड़े बहुत देश और दुनिया के अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि मुझे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में जो हमारा पेस कम रहा है पिछले 20-30 सालों में, जब आप किसी विकसित देश को देखते हैं, तो आप ये पाते हैं कि हम उनसे 30, 40, 50 साल पीछे हैं। अच्छा। तो मैं अभी भी इंफ्रा फील्ड में ही काम कर रहा हूँ, तो मुझे वो चीज़ बहुत कचोटती है कि बुलेट ट्रेन आने में हमारे यहाँ, मतलब शायद इंसिडेंटली ये वर्ष जापान बुलेट ट्रेन का, जिसे वो शिनकानसेन कहते हैं, क्योंकि मैंने जापान को शासकीय यात्रा के दौरान नज़दीक से देखा है। अच्छा। तो 60 साल पूरे कर रहा है। 60 साल बुलेट ट्रेन को पूरे कर रहा है वो? हाँ। ओह माय गॉड। हमारे जैसे देश में जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें है, क्योंकि हमारा जोग्राफिकल एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम वहाँ पहुँचने में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सपना देखा और अब हम वहाँ पहुँच रहे हैं। तो उससे पहले वो क्यों नहीं देखा गया? और ऐसे कई सारे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैं जिसमें हमें और तेज़ी से या बहुत पहले काम करने की आवश्यकता थी। अच्छा। ये फील्ड ऐसा भी है कि आप आज सोचते हैं इंफ्रा के फील्ड में, तो उससे गेस्टेशन पीरियड बड़ा होता है, फंड्स रिक्वायर्ड, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बड़ा होता है, प्लानिंग में काफ़ी समय लगता है और फिर कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में भी काफ़ी समय लगता है। ओके। तो हम जितना जल्दी और तेज़ी से अब, लेकिन लकीली ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट्स इस पर अब काफ़ी फोकस कर रही है। और जैसे एक डेटा मुझे अभी ध्यान आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इस साल के बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रखे गए हैं। तो ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इस पे काफ़ी फोकस कर रही है। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने ऊपर एक किताब लिखी, तो फिर उसका नाम क्या होगा, टाइटल क्या होगा उस बुक का, तो आप क्या कहेंगे? ये प्रश्न हम अगले पॉडकास्ट के लिए रखते हैं। अच्छा। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ओके। आप ज़्यादा टेक्सटिंग में बिलीव करते हैं, यानी कि मैसेज लिखने में, या फिर कॉल उठाकर बात करने में? कॉल उठा के बात करने में ही। ओके। क्योंकि टेक्सटिंग में ज़्यादा मेहनत लगती है। हालांकि मुझे कॉल उठाना भी उतना आनंद नहीं आता। अच्छा। हाँ। तो आप किस में यकीन रखते हैं, ना कॉल उठाने में ना टेक्स्ट करने में? तो बहुत ज़रूरत हो तो कॉल करें, सीखो ना आँखों की भाषा पिया। हाँ, वो मौका मिले तो अच्छा ही है। ओके। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हीरो और द सेंट्रल कैरेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल सिनेमा में आपका फेवरेट एक्टर? आई थिंक दिलीप कुमार साहब। ओके। एंड विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग? बड़े अच्छे लगते हैं। वाओ, दैट्स अ वेरी सूदिंग सॉन्ग। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है आपसे बातचीत करके कि आप बहुत ही शांत किस्म के इंसान हैं अंदर से, और शांति चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू सॉलिट्यूड, व्हेन इट कम्स टू अपने खुद से बातें करना,
या चुप रहना, ये सारी चीज़ें आप सीख कर हैं, क्या वो ज़िंदगी में आपको कम मिली हैं या बहुत मिली हैं इसलिए आप उसके फ़ैन हो गए? नहीं, ये मीन्स ग्रेजुअली मैंने इसे देखा, समझा है। और जो आदमी की प्रकृति है, नेचर है, स्वभाव है, कुछ तो गिफ्टेड होता है, कुछ वो बनाता है बरसों से। तो मैं मीन्स धीमी जिंदगी में, शांत जिंदगी में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। एंड आई एम माई ओन ऑडियंस। वो कहा भी है ना कि इन द क्वाइट इवनिंग्स ऑफ लाइफ मेमोरीज कम। तो वो सुकून अच्छा लगता है, वो सुकून अच्छा लगता है। हौले हौले से आराम से चलिए, धीरे धीरे चलता रहेगा। तो किसी ने कहा भी है कि किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहाँ वो पहुंचे छलांगी लगाकर वहाँ हम भी पहुंचे मगर धीरे धीरे। कभी भी जिंदगी अकेले नहीं जी जा सकती, तो आपकी जिंदगी में किस किस का साथ रहा, हाथ रहा आपको वहाँ पे पहुँचाने के लिए जहाँ पे आज आप हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो शुरू से लेके आज तक आपको वो बनाते हैं जो आप हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि लंबा समय मेरा ऐसा बीच में निकला जब मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा कहीं पहुंचने के लिए। और जैसा मैंने पहले भी बातचीत में कहा था कि इट वॉज ओनली एंड ओनली सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, और उनका मुझ पर कंप्लीट भरोसा। मतलब मुझे आज भी इस बात पे भरोसा नहीं होता कि कोई इतना भरोसा कैसे कर सकता है। क्योंकि कुछ समय बाद हम कहने लगते हैं कि भाई तुझसे ये नहीं हो रहा है तो छोड़ दे, कुछ और कर ले। बट एक बार भी मुझे नहीं कहा। और उसके अलावा भी मीन्स मैं व्यक्तित्व वाइज अपने पिताजी से, अपने बड़े भैया से काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। और मेरी माताजी, हालांकि उस वक्त के परिवारों में, और मेरा ग्रामीण कस्बाई जीवन रहा है, मैंने वहीं पला बड़ा था। पिताजी की नौकरी गाँव में एज ए डॉक्टर हुआ करती सरकारी। तो जनरली पिताजी अनुशासन के प्रतीक माने जाते थे। अच्छा। तो मेरे यहाँ ये काम मेरी माताजी ने किया। अच्छा। है ना। तो आज भी जब उनका कभी फ़ोन आता है, वो चित्तौड़ रहते हैं, मैं जयपुर रहता हूँ, तो मेरी वाइफ और बेटी कहती हैं कि अब आप you'll fall in line। तो मैं अलर्ट हो जाता हूँ, लाइन पे आ जाएंगे। yes, तो बट यही मैं समझता हूँ कि हमारे बनने में ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको अनुशासन में रहना सिखाया जाए। और जो विद्यार्थी देख रहे हैं या जो पेरेंट्स भी देख रहे हैं, मुझे लगता है अनुशासन एकमात्र खूबी बच्चे में अगर अपन डेवलप कर पाएँ तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो अपने आप समय के साथ आ जाएंगी, या किसी न किसी फील्ड में वो अपना प्रयास कर लेंगे। और आपको नहीं लगता कि अनुशासन जो है वो अपने आप ही आता है? मतलब इट इज़ सो डिफिकल्ट टू एक्चुअली गेट द किड्स बीइंग डिसिप्लिन्ड। हाँ, ये आजकल के ज़माने में थोड़ी बात ऐसी कहीं सुनी देखी जाती है। बाकी देखिए, बचपन तो चंचल होता है। तो अपने आप नहीं आता, लाना पड़ता है। हमारा तो यही एक्सपीरियंस है। तो और साथ में आपके कुछ दोस्त होते हैं। हाँ। जैसा मैंने कहा कि मेरे स्ट्रगल के समय के और अभी के मेरे दोस्त हैं, मेरे हम 2-3 विशेष खास दोस्त हैं। अच्छा। तो वो सुख दुख, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो आप माता पिता से नहीं कहते। हाँ। कुछ बातें भैया से नहीं कहते। हाँ। कुछ बातें पत्नी से तो कतई नहीं कहते। बिल्कुल ही नहीं कहते। और बेटी हालांकि समझ जाती है, बड़ी हो रही है, तो वो कुछ बातें हैं वो दोस्तों के लिए रखी जाती हैं। जी। तो उनके साथ समय अलग बिताना और उनके साथ अलग ट्रिप पे जाना, इसका हमेशा प्रयास रहता है। ओके। एंड व्हाट आर दोज क्वालिटीज़ जो आपको लगता है कि शुरू से जिन्होंने आपका साथ दिया है, मतलब शुरू से आपने उनका दामन थामे रखा और आप कभी नहीं डूबे? तो मेरी तारीफ आप मुझसे ही करवाएंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है, मैं जब आकलन करता हूँ तो पॉजिटिविटी। ओके। मैं सकारात्मकता का विद्यार्थी अभी भी अपने आप को मानता हूँ। चीज़ों में पॉजिटिव देखने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच चीज़ों के प्रति रखता हूँ। तो मुझे लगता है ये 2 चीज़ें मुझे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करती हैं। ओके। मैं अभी आ रही थी यहाँ पे, तो मेरी गाड़ी जो है वो लग गई कहीं पे, और मैंने अभी नई गाड़ी ली है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ कि मैंने कहा तो दिन ही ख़राब है, तो बहुत ही ख़राब दिन है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरा पॉडकास्ट का रिकॉर्डिंग है आज, और आज का मैं दिन ख़राब नहीं बोल सकती, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बट रह के मुझे वो स्क्रैच की याद आ रही है। उसके लिए एक मंत्र है मेरे पास। हाँ, बताएं। आप ये सोचेंगे वो स्क्रैच ही लगा है, इससे ज़्यादा भी तो हो सकता था। बिल्कुल सही अच्छा तरीका है, ये बहुत अच्छा तरीका है। तो पॉजिटिविटी जो है वो एक मूल मंत्र जो है, उसने आपको जिंदगी भर मैं नैया पे सवार हूँ और कोशिश करूँगा हमेशा उसी पे हमेशा रहे। बहुत खूब। अच्छा, ये बताएं कि आप रूम में एंटर हुए, विच सॉन्ग वुड यू लाइक देम टू प्ले फॉर यू? कि जब भी आप रूम में एंटर करें या जहाँ पे भी आपकी एंट्री होगी तो ये गाना बजना चाहिए। वो उस पर डिपेंड करता है कि अवसर क्या है। अच्छा। कि अगर पार्टी वाला अवसर है तो फिर
नाचो नाचो या अभी एक और डांस सॉन्ग आया था वो बजे, और कभी सुकून दोस्तों की पार्टी हो तो कोई गज़ल बचे, अच्छा, और शादी का माहौल हो तो फिर कुछ भंगड़ा जैसा हो जाए। ये अच्छा। मौके पे डिपेंड करेगा। आपकी पर्सनालिटी आप कौन से गाने से व्यक्त होगी? वो कहना मुश्किल है, पर मुझे एक और गाना बहुत पसंद है, कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, हाँ, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, या आनंद का गाना हाँ, कि कहीं जिंदगी। दूर जब अच्छा, दिन ढल जाए, या जिंदगी कैसी ये पहेली, ये सारे गाने मेरे दिल के करीब हैं। बहुत खूब। और वैसे मेरी पर्सनालिटी इतनी वर्सेटाइल है कि आप ये गाने मान नहीं सकती, इसलिए मैंने कई सारे गानों का नाम ले लिया। अच्छा, आप गाने में यकीन रखते हैं, मतलब आपको शौक है गाने का? बहुत बहुत है। हॉबी है सिंगिंग। अच्छा, तो आप एक गाना या फिर एक लाइन अगर आप हमारे ऑडियंस के लिए गुनगुना सकें। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से हर पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, like that. वाह, बहुत खूब। और इस तरह हम लोगों ने आज अचीवर पॉडकास्ट में बात की कि कैसे जो अचीवमेंट्स होते हैं वो ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा बन के रह जाते हैं, और ज़िंदगी अचीवमेंट से कितनी बड़ी होती है। हम ज़िंदगी को केवल अचीवमेंट्स की कसौटी पर तोलते हैं, लेकिन जब आपसे बात की तो पता चला कि अचीवमेंट सिर्फ ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ज़िंदगी कितनी बड़ी है, ज़िंदगी इसको खुल के जीने में है, ज़िंदगी एंजॉय करने में। जैसे कि आपने कहा कि मैं केवल भागता नहीं रहूँगा, मुझे रुकना है, मुझे ज़िंदगी जीनी है। तो इसी तरह अचीवर पॉडकास्ट की तरफ से आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था कि जी, आई कैन सम अप द होल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ इन जस्ट 3 words, दैट इट गोज़ ऑन। इट गोज़ ऑन। तो इतना ही है, बहुत है। जितना है बहुत है। कितनी खूबसूरत बात कही है आज के हमारे गेस्ट ने। और अचीवर सही मायनों में कौन होता है? जो अचीव भी करता जाए लेकिन ज़िंदगी को जीना ना भूले। हम अक्सर यही करते हैं, उस रेस में भागते रहते हैं और भूल जाते हैं कि ज़िंदगी का एक एक पल बहुत कीमती है और हमें एंजॉय करना है। और आज के हमारे अचीवर ने हमें यही सिखा दिया। थैंक यू सो मच हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे अचीवर्स जो सिर्फ अचीवमेंट को अचीवमेंट नहीं मानते, जो ज़िंदगी जीने को अचीवमेंट मानते हैं, जो AI से आपको इमोशनल क्वोशंट सिखा सकते हैं, वो सारे अचीवर्स होंगे इसी पॉडकास्ट में जिसका नाम है अचीवर्स। तो देखना मत भूलिएगा। नमस्कार।